नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट ओबू जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बने रहेगी वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए डेली एक मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स होते हैं टाइम कम रहता है, सवाल ज़्यादा होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर ये लेकर आए हैं कि आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जितने भी सेंट्रल लेवल की भर्ती आती हैं, स्टेट लेवल की भर्ती आती है, सारे राज्य, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सारों का मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इस कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके से अपने पूछे गए, देखिए यहाँ पर पहला सवाल, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1920 को हुई थी और 1922 को ये खत्म हो गया था चौरी चौरा कांड के कारण। तो 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। शुरुआत की बात करें तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था और चौरी चौरा जो कांड हुआ था, और उसके बाद एक 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जहां पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन में फहराए गए झंडे का क्या कलर था? तो ट्राई कलर था, 3 रंग थे यहाँ पर। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, उस समय जो ट्राई कलर फ्लैग है उसका आपको कलर पूछा है तो 3 कलर कौन से थे? रेड, ग्रीन और येलो थे। इसमें से यहाँ पर 8 कमल के चित्र भी थे, तो कमल भी थे 8, जो भारत में 8 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। और ये तो हो गया आपके स्वदेशी आंदोलन का झंडा। एक झंडा स्वराज झंडा भी है, दोनों को ही आपको याद में रखना है। स्वदेशी में रेड, ग्रीन, येलो है और स्वराज झंडे में क्या है? रेड भी है, ग्रीन भी है, लेकिन येलो के स्थान पर आपके व्हाइट हो जाएगा स्वराज झंडे में। और क्या चेंजेज है? जैसे कि स्वदेशी में 8 कमल हैं तो इसमें केंद्र में एक चरखा है, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं। स्वराज झंडा 1921 में महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। ये आप देख सकते हो, ये एक स्वदेशी फ्लैग है जिसमें ये 8 कमल हो जाएंगे। ये आपके स्वराज फ्लैग हो जाएगा, जो बीच में चरखा है और कलर में आपके सफेद हो जाएगा स्वराज में। सरदार बंदा सिंह बहादुर बैरागी की मृत्यु कब हुई थी? सरदार बंदा सिंह बहादुर बैरागी की जो मृत्यु हुई थी वो 1716 को हुई थी। 9 जून 1716 को दिल्ली जो मुगल साम्राज्य है वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। बंदा बहादुर की बात करें तो इनका अन्य नाम लक्ष्मण देव या माधोदास भी कहा जाता है। जन्म हुआ था 1670 में, मृत्यु 1716 में। जन्म राजौरी जम्मू में हुआ था। ये मुगलों से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं और पंजाब और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य इलाकों में इन्होंने स्वराज और खालसा राज की स्थापना की थी बंदा सिंह बहादुर ने। अगला सवाल देखिएगा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के बाद शुरू हुई थी? तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद है वो शुरुआत हुई थी। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम में एक तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो चुकी थी। कौन सी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? जहां पर एक आपके ऑप्शन में था पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये जो बुक्स हैं ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित है, न कि अमर्त्य सेन के द्वारा। तो आपको पूछा था अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं, आपको करेक्ट करना था पॉवर्टी ऑफ इंडिया। किनकी पुस्तक है? काफी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी की है। बाकी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित ये प्रमुख पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन की है। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन राइटिंग ऑफ ए इंडियन हिस्ट्री, ये भी अमर्त्य सेन की। तो ये सारी पुस्तक आप देख सकते हो। आइडेंटिटी एंड वायलेंस है, द आइडिया ऑफ जस्टिस है, प्रिडिकेशंस हैं, ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स हैं, इन इक्वलिटी रिग्समाइंड है, पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म है। ये सारी पुस्तकें हैं अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित हैं। एक बार आप ब्रीफली देख लेना। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था? 2018 या 19 का पूछा था आपको। 2019 की बात करें तो संदीप गुप्ता को मिला था। 2018 पूछा है तो आपके टेबल टेनिस का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है श्रीनिवास राव को। तो ये टेबल टेनिस में आपको पूछा द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच को दिया जाता है, जैसे कि संदीप गुप्ता है, ये मनिका बत्रा के कोच है। मनिका बत्रा बहुत बार पूछा जाता है किस स्पोर्ट से संबंधित है,
है। तो ये टेबल टेनिस का हो जाएगा। मनिका बत्रा के कोच हैं। संदीप गुप्ता को 2019 में द्रोणाचार्य, 2018 में टेबल टेनिस का द्रोणाचार्य श्रीनिवास राव को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो ये लाइफ टाइम कैटेगरी, जैसे कि 2020 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए कौन से स्पोर्ट में किसको मिला है। तीरंदाजी का धर्मेंद्र तिवारी को, एथलेटिक्स का ये पुरुषोत्तम राय को मिला है, मुक्केबाजी का शिव सिंह को, हॉकी का रोमेश पठानिया को, कबड्डी का कृष्ण कुमार हुड्डा को, पैरा पावर लिफ्टिंग का विजय भालचंद्र मुनीश्वर, ये सभी 2020 के हैं। टेबल टेनिस नहीं, टेनिस का दिया गया 2020 में नरेश कुमार को, कुश्ती का ओम प्रकाश दहिया को, ये आपकी हो जाएगी। एक और कैटेगरी रेगुलर कैटेगरी का दिया गया 2020 में इन सभी कोचेज को। तो यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। जसपाल राणा का एनटीपीसी में आ चुका है निशानेबाजी, और वुशु का दिया गया है कुलदीप कुमार हंडू को। और अगला सवाल देखिएगा, बाकी आपको पता होना चाहिए द्रोणाचार्य अवार्ड में कितना रिवार्ड मनी दी जाती है। तो आजीवन कैटेगरी में 15 लाख, नियमित कैटेगरी में 10 लाख रुपए। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया था। तो 2 खिलाड़ियों को मिला है 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न। एक तो विराट कोहली को, क्रिकेटर का पूछा तो विराट कोहली करना था। मीराबाई चानू को भी ये अवार्ड दिया गया था 2018 में, जो कि वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट है। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न 2019 में 2 खिलाड़ियों को किनको मिला है, दीपा मलिक शॉर्ट पुट, बजरंग पूनिया रेसलिंग। 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, रोहित शर्मा क्रिकेट, और मरेपम थंगावेलु हाई जंप, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी, इनको मिला है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट हम देखिएगा यहाँ पर सेवा क्षेत्र, यानी जो सर्विस सेक्टर है वो अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र को कहा जाता है। कौन सा क्षेत्रक है जिसे सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो तृतीयक क्षेत्रक हो जाएगा, जिसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपको पूछ ले शिक्षा अर्थशास्त्र के किस क्षेत्रक में आती है, तो आप कहेंगे तृतीयक में। ये सारी स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, जितना भी कच्चा माल है इसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन आदि प्राथमिक क्षेत्रक में है। द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगा, ये विनिर्माण या उद्योग शामिल होते हैं, तो उद्योग से संबंधित है द्वितीयक क्षेत्रक। अगला सवाल, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का है। यहाँ पर और आपकी सेक्टर का पूछना है। तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान है वो आपकी तृतीयक क्षेत्र के सर्विस सेक्टर का हो जाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करूं तो जीडीपी जो सेक्टर वाइज रही है सबसे ज्यादा, वो है आपके ये सर्विस सेक्टर की जो तृतीयक सेक्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 49.9% जीडीपी रही है। मैन्युफैक्चरिंग में योगदान रहा है 14%। सेकंड स्थान पर दोस्तों इंडस्ट्री है, जो सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्रक है, और एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल ये 16% हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, कौन सा एजुकेशनल पोर्टल नहीं है। ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा एजुकेशनल पोर्टल नहीं है। तो आप देख सकते हो एसबीआई ये बैंकिंग का हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, नॉन फेरस मिनरल या एलिमेंट कौन सा नहीं है जिसमें फेरस नहीं हो, मतलब क्या, जिसमें आयरन नहीं हो, ऐसा कौन सा, या तो आपको एलिमेंट पूछा है या कौन सा खनिज है जिसमें आयरन नहीं है। तो आप देख सकते हो ये कॉपर है। कॉपर तो अपने आप में एक अलग धातु हो जाएगी। जितनी भी इंडिविजुअल धातु है उनमें तो आयरन हो ही नहीं सकता, वो अपने आप में एक अलग ही धातु है। तो नॉन फेरस आपको पूछा है कौन सा मिनरल हो जाएगा। बाकी आपके एक लेड पी भी दिया गया था, ये भी अपने आप में एक अलग धातु है। बाकी अब्रक है, बॉक्साइट है। अब इनमें से आपको तय करना था किसमें फेरस यानी आयरन नहीं है। तो अब्रक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आयरन सम्मिलित रहता है। यहाँ पर पूछा गया नॉन फेरस मिनरल कौन सी नहीं है, मतलब क्या हुआ, जिसमें आयरन होगा। बाकी सभी नॉन फेरस है, मतलब इन सभी में आयरन नहीं है। आपको पूछा है नॉन फेरस कौन सा नहीं है, मतलब क्या हो गया कि आयरन कौन से में है। तो कौन से में है यहाँ पर आप देख सकते हो, मीका आपकी करेक्ट हो जाएगा। अब्रक में आयरन रहता है। बाकी नॉन फेरस की बात करूं, ऐसे धातु, मिश्र धातु जिसमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस हो जाएगी। जैसे कि ये सभी नॉन फेरस हैं, कॉपर, लेड, बॉक्साइट है। और आपको पूछा कौन सा नहीं है, तो ये माइका हो जाएगा, जो कि नॉन फेरस नहीं है, मतलब इसमें फेरस मौजूद है। नॉन फेरस मेटल आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, टिन। तो मतलब बॉक्साइट यहाँ पर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है, ये भी बॉक्साइट जो ऑप्शन में दिया गया था। और बाकी जितने भी ऑल प्योर मेटल्स हैं, जितने भी धातुएं हैं, वो नॉन फेरस एलिमेंट होते हैं, उसमें आयरन नहीं होता है।
अगला सवाल देखिएगा, हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में आपको पूछा है? हेमेटाइट जो कि आयरन का अयस्क होता है, तो ये हेमेटाइट ओडिशा में सर्वाधिक होता है 34%, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ है। और अन्य में अगर बात करूं आयरन की, तो मैग्नेटाइट होता है वो कर्नाटक में 72, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान में ये तीसरे स्थान पर। ओडिशा में सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस होता है, जो आयरन है सबसे ज्यादा है वो किस राज्य में होता है? वो ओडिशा में होता है। इसमें हेमेटाइट भी आ जाता है। आयरन के अलग अलग प्रकार होते हैं। साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन एवं ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाले शैलों एवं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, वो भूगोल की शाखा हो जाएगी भू विज्ञान, जियोलॉजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इंसेक्ट कीट होते हैं, उसमें ट्रैकिया हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जहां पर एक ऑप्शन दिया गया था निःशुल्क विधिक सहायता, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। टोटल 6 जो मौलिक अधिकार है एक बार मैं बता देता हूं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 है, फिर संस्कृति और शिक्षा का 29 और 30 है, संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32 है। तो ये 6 आप देख सकते हो, टोटल 6 मौलिक अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता वाला नहीं है। पहले 7 था, बाद में संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार से अभी आर्टिकल 301 के तहत रख दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। इनमें से कौन सी समुद्र के द्वारा जनरेटेड ऊर्जा नहीं है? समुद्र के द्वारा यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगी जो कि सूर्य के द्वारा है। वाशिंगटन डीसी में कौन सी संस्था का मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी में जो हेडक्वार्टर है वो आईएमएफ का हो जाएगा, जो आपको पूछा है वाशिंगटन डीसी में कौन सी संस्था का हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन में एक आपकी आईएमएफ था। एक सवाल पूछा गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में जमशेदपुर में, और स्थापना की थी दोराबजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना की थी 1907 में। अगला सवाल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जो जीएनपी है उसका पूछा है, इसमें से यदि मूल्य ह्रास माइनस कर दें तो क्या फॉर्मूला रहेगा? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं। और ये तो हो गया एनएनपी आपका करेक्ट आंसर। बाकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, जीएनपी क्या होता है? तो उसमें जीडीपी आ जाती है, एक तो सकल घरेलू उत्पाद, साथ ही साथ ऐड किया जाता है विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। और यहाँ पर बात करूं एनडीपी की, मतलब शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट घरेलू उत्पाद, उसके अंतर्गत जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास एनएनपी, एनडीपी में होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो टोडरमल हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। एयर इंडिया का लोगो में किसका चित्र अंकित है? तो एयर इंडिया के लोगो में चित्र अंकित है, एक तो हंस का हो जाएगा, तो ये एक तो आपके फ्लाइंग स्वान, और दूसरा है कोणार्क चक्र का। तो कोणार्क चक्र और नारंगी रंग का है ये कोणार्क चक्र, ये आप देख सकते हो बीच में, और लाल रंग का उड़ता हुआ ये हंस हो जाएगा। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है 29 जुलाई को कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। सबसे पहले 2010 में ये शुरुआत हुई है सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि द टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साहकला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिएगा, उर्वरक होता है जो फर्टिलाइजर होता है, उसके जो पैकेट रहते हैं, जहां पर एक रहता है लिखित, वहां पर रिटर्न में एनपीके आपको मिलेगा पैकेट पर। एनपीके का मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के यानी पोटेशियम जो सिंबल रहता है तत्वों का। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन से राष्ट्रपति? एपीजे अब्दुल कलाम। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों स्कर्वी रोग है। सी की कमी से, ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जीरोफथलेमिया भी ए की कमी से, विटामिन B1 बी कॉम्प्लेक्स में B1 से बेरी, B6 और B12 से एनीमिया रोग हो जाता है जो रुधिर की कमी। सी आपको पूछा है स्कर्वी जो मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन डी रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। के रुधिर का स्राव होना।
और एंथन हीमोफीलिया मतलब थक्का नहीं मरेगा, विटामिन B3 त्वचा पर दाद वगैरह, B7 लकवा और शरीर में दर्द। मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का हो जाएगा मौसम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है? तो सबसे ज़्यादा केरला का है 1084 वुमन प्रति 1000 मैन। तो सबसे हाईएस्ट ये फीमेल सेक्स रेशियो है केरला का 1084। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 943 व्यक्ति प्रति हजार, महिलाएं प्रति हजार पुरुष में, और 933 फीमेल है ये 2011 में। जो लिंगानुपात था भारत का 2011 की एक की जनगणना में, एक में था 933 फीमेल पर 1000 मेल, और 2011 में जो लिंगानुपात है भारत का वो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। और आपको पूछा था केरला का जो सबसे अधिक कितना है, तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट है पुदुचेरी का 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। और फिर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा का हो जाएगा 879 है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, और दमन और दीव का यहाँ से भी सबसे कम 618 जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट में देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका साक्षात पोर्टल है, ये MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और पोर्टल है शिक्षा का, दीक्षा पोर्टल है, ये भी MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्टूडेंट और शिक्षकों के मध्य बातचीत को सुलभ करने के लिए। नेक्स्ट में देखिएगा, सतह से सतह की ओर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी नहीं है? ये ऑप्शन थे धनुष है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, तो यहाँ पर सूर्य करेक्ट हो सकता है। सतह से सतह मार करने वाली भारतीय मिसाइल पृथ्वी, धनुष प्रहार, शौर्य मिसाइल, सूर्य नहीं ये शौर्य है। सतह से सतह मार करने वाली एक एग्जाम में पूछा हुआ NTPC में, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी? तो अग्नि 5 और 6। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श ये किस संविधान से लिए गए हैं? कौन से देश के संविधान से? तो प्रियम्बल में जो इक्विलिटी है और समता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो आदर्श हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? तो स्टील होता क्या है? स्टील होता है दोस्तों आयरन प्लस कार्बन की एक मिश्र धातु है, जिसमें आयरन और कार्बन होता है। तो इसको मजबूती के लिए आयरन के साथ कार्बन मिलाया जाता है। बाकी ऑप्शन क्या थे कमेंट करके बताना। स्टील के बाद एक स्टेनलेस स्टील भी होता है, जहां पर आयरन के साथ निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, ये जंग रोधक का कार्य करता है, ये मजबूती हो जाएगा दोनों ही। तो कमेंट करना क्या ऑप्शन थी। अगला सवाल देखिएगा, गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था? तो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जहां पर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया और वहां पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की स्वराज के लिए? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में इन्होंने सपोर्ट किया था, किसका? खिलाफत का, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी सितंबर 1920 में। नेक्स्ट में देखिएगा, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 की आपको थीम पूछे, इससे पहले NTPC में पूछा गया था वित्तीय साक्षरता सप्ताह है ये कौन आयोजित करता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। 2019 की थीम में आपकी फार्मर किसान करेक्ट हो जाएगा। 2020 की थीम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हो जाएगा। 2021 में जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक रहा है, और 2021 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का विषय है वो है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा 2021 का विषय। सबसे पहले शुरुआत 2016 में हुई थी। एजेंडा, अगला सवाल पूछा गया आपको, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, उसका एजेंडा कब तक है? तो एजेंडा 2030 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी घोषणा सितंबर 2015 में हुई थी, जहां पर 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो कि 2030 की अवधि में पूर्ण करने का यहाँ पर एक लक्ष्य। तो एजेंडा 2030 हो जाएगा। ये प्रमुख गोल है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पूछा जाता कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से गोल यहाँ पर सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये एक बुक्स दी गई थी जिसका नाम है शिलापदिक्रम। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये शिलापदिक्रम जो पुस्तक है, लेखक हो जाएंगे इलेंगो अडिगल। तो इलेंगो अडिगल के द्वारा लिखित पुस्तक है, शिलापदिकरण है। इनके द्वारा लिखित एक और पुस्तक है, इसी के मिलता जुलता नाम है शिलापतिक्रम हो जाएगा। और एक यही सेम नाम से आप कह सकते हो इस टाइप से। ये जो पुस्तक है इलेंगो अडिगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा और था। अगला सवाल देखिएगा,
वाशिंगटन डीसी में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय नहीं है? ये सवाल रिपीट हो गया, इससे पहले जो आ चुका है कि वाशिंगटन डीसी में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय, जहां पर अपन ने आईएमएफ किया था, तो ये रिपीट हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट में एक क्वेश्चन बढ़ कैसे रहा, क्योंकि ये यहाँ पर रिपीट हो गया सवाल, कोई नहीं। तो वैसे बता दिया है कि आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक यूरोपियन बैंक का दिया गया है जो जर्मनी में है, आईएलओ है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओईसीडी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है पेरिस फ्रांस में, उसका मुख्यालय आपको पूछा था वाशिंगटन डीसी में किसका है, तो ये हो जाएगा आपके आईएमएफ का। अगला सवाल देखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो आईबीआरडी है ये किस संगठन की संस्था है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ही आता है, विश्व बैंक की हो जाएगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है आईबीआरडी। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसकी और एक संस्था है आईडीए है, ये भी वर्ल्ड बैंक की संस्था है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का उदाहरण में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब का था, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो ये नाभिकीय विखंडन का है, फिजन का है, न कि फ्यूजन का। तो आपको पूछा है कौन सा नाभिकीय संलयन का है, तो ये विखंडन का हो जाएगा। हाइड्रोजन बम ये करेक्ट आंसर है, जो कि नाभिकीय संलयन का एक प्रमुख उदाहरण है, और तीसरे में दोनों दिए गए हैं, तो इसमें से आपके नाभिकीय संलयन के केस में हाइड्रोजन बम करेक्ट है। अंतिम सवाल, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है, तो जाति हो जाएगा सबसे बुनियादी, और निचली जो सबसे शुरुआत होती है निचला स्तर श्रेणी है वो जाति है, उसके बाद वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत हो जाएगा, और उल्टा यहाँ पर उच्चतम से आप निम्नतम क्रम देख सकते हो। तो ये टोटल 40 सवाल में एक जो ज्यादा हो गया था सवाल दोबारा ऐड हुआ था, उस केस में ये 40वां सवाल हो जाएगा। पूछे गए हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो एक तो ये क्षुद्र ग्रह भी होती हैं, और उससे छोटा होता है उल्का, ये बड़े पिंड होते हैं, एस्ट्रॉइड हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ये दोनों ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पथरीली वस्तुएं हो जाएगी उल्का। और इस प्रकार यहाँ पर पूछे गए टोटल 40 सवाल कंप्लीट हो गए। ये एक रीजनिंग का सवाल पूछा गया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इन 40 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, और कमेंट करके ये भी बता देना कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं, आपका एग्जाम कब होने वाला है या फिर हो गया है, जरूर कमेंट करना। जिन भी कैंडिडेट का हो गया वो भी वीडियो देख रहे हैं, ताकि पता चल जाए वो अपनी तैयारी को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं। एनटीपीसी मेन एग्जाम या फिर जो ग्रुप डी आने वाला एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से सवाल काफ़ी रिपीट होने की संभावना है, तो एंड तक ज़रूर जुड़े रहना जब तक आपके एग्जाम चलते हैं। धन्यवाद।